नाजरीन आदाब। हाजिर है आपका मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली अदबी, समाजी, सियासी और सकाफ़ती सरगर्मियों से आपको रोशनास कराते हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि अपने नाजरीन के ज़ौक़ के तस्कीन का सामान मुहैया कराएँ। नाज़रीन, इस कड़ी में जिन चीज़ों की या यूँ कहिए कि जिसकी झलक लेकर हम हाज़िर हुए हैं उनमें बाबाए क़ौम महात्मा गांधी पर एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाएंगे और दूसरे हमारे अज़ीम रहनुमा जनाब लाल बहादुर शास्त्री की ज़िंदगी पर भी एक मुख्तसर सी रिपोर्ट दिखाएंगे और आखिर में हमारे मौजूदा दौर के रहनुमा हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए चलाए गए तहरीक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर भी एक मुख्तसर सी रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए नाज़रीन, हम अपने इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और आपको मिलवाते हैं या आपसे रोशनास करवाते हैं बाबाए क़ौम यानी महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी की पैदाइश 2 अक्टूबर को हुई, आप सब जानते हैं, और हम गांधी जयंती के नाम से भी इसको बखूबी जानते हैं। इस मौके पर हर तरह से लोग बाबाए क़ौम को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं, कहीं पे ड्रामों की शक्ल में, कहीं पर स्कूली बच्चे उनके पसंदीदा भजन को गाकर ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। हम उनकी क़ुरबानियों को याद करके ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। ये बाबाए क़ौम कौन थे, क्या थे, कहाँ से आए थे और उनकी क्या क्या क़ुरबानियाँ रहीं, वो कैसे अज़ीम बने और कैसे बाबाए क़ौम बने, लीजिए पेश है उस पर एक मुख्तसर सी रिपोर्ट। महात्मा और बाबा जैसे नामों से मौसूम और बज़ाहिर एक बेसरो सामान नज़र आने वाले दरवेश मोहनदास करमचंद गांधी की पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के मगरबी शहर पोरबंदर में हुई। वालिद का नाम करमचंद गांधी और उनकी वालिदा का नाम पुतली बाई था। वालिद पोरबंदर रियासत के दीवान थे। मई 1883 में जब महात्मा गांधी सिर्फ 13 साल के थे तो उनकी शादी उनसे उम्र में 1 साल बड़ी लड़की 14 साला कस्तूरबा माखन जी कपाड़िया से कर दी गई। 1885 में जब गांधी जी 15 साल के थे तो उनकी औलाद हुई। यके दीगरे 4 बेटे। महात्मा गांधी एक औसत दर्जे के तालिबे इल्म थे। 4 सितंबर 1888 को अपनी शादी की 19वीं सालगिरह के कुछ माह कबल गांधी जी कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए बर्तानिया के कॉलेज ऑफ लंदन चले गए। इसके बाद उन्होंने 1893 में एक भारतीय फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की 1 साला करार पर नेटाल चले गए, जो जुनूबी अफ्रीका उस वक्त सल्तनत बर्तानिया का हिस्सा था। नेटाल में मुकीम मुस्लिम हिंदुस्तानी ताजिरों के लिए एक कानूनी नुमाइंदे के तौर पर वहां वो अपनी खिदमत अंजाम देने लगे। इस दौरान उन्होंने देखा कि यहाँ काले रंग वाले और हिंदुस्तानियों के साथ गैर इम्तियाजी सलूक किया जाता है। इस गैर इम्तियाजी सलूक से उन्हें भी दो चार होना पड़ा। अफ्रीका में क़याम के दौरान उन्हें और भी कई तरह की सऊबतें झेलनी पड़ी। इसके बाद से वो खुलकर आवाम को बेदार करने में सरगर्म हो गए। 1915 में वो हिंदुस्तान वापस आ गए। गांधी जी की नजर जब हिंदुस्तान के देही इलाकों पर पड़ी तो उन्होंने बिहार के सूबा चंपारण का रुख किया। ससुरात उंगली कर दहलीस गोरा जमींदार आए और मटकी पटक के खेत बिना पैसा दिया कीन लहलीस, जहां लोगों को अपनी गुजर बसर के लिए जरूरी खुराक फसलों के बजाय वहां के जमींदार, जिनमें ज्यादातर अंग्रेज थे, नील और नकदी फसलों की खेती कराते थे। मजलूम हिंदुस्तानियों को बराए नाम ही मेहनताना दिया जाता था, जिससे वो इंतहाई गुर्बत में रहते थे। गांव में बुरी तरह शराबखोरी थी। उन्होंने अपनी खुद नविस्त समाने में इसका बरमला इजहार किया है। यही वो वजूहात थे जिनसे सत्याग्रह तहरीक में चंपारण ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। तो देखा नाज़रीन, किस तरह से हमारे अज़ीम रहनुमा बाबाए क़ौम महात्मा गांधी ने अपनी ज़िंदगी को अमन व आशती के नाम कुर्बान कर दिया, अपने आप को कौम के नाम वक्फ़ कर दिया। वो जब तक ज़िंदा रहे कौम के नाम अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करते रहे, उनके नाम अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करते रहे।
ऐसे ही एक और हमारे अजीम रहनुमा थे लाल बहादुर शास्त्री। उनकी ज़िंदगी भी हमजहत शख्सियत थी। उन्होंने भी न सिर्फ आज़ादी में अहम किरदार अदा किया बल्कि आज़ादी के बाद हमारे दूसरे वज़ीर आज़म भी बने और उस दौरान उन्होंने वो कारहाए नुमाया अंजाम दिया जिसे रहती दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। तो लीजिए पेश है इस पर एक रिपोर्ट। 2 अक्टूबर को ही एक और अहम सियासी रहनुमा लाल बहादुर शास्त्री की भी यौम पैदाइश है। लाल बहादुर शास्त्री को उनकी ईमानदारी और दयानतदारी की वजह से याद किया जाता है। रवादारी, दाखिली कुव्वत से माला माल, फैसला लेने की अहलियत और अवाम के दर्द को समझने वाले, उनकी आवाज़ को सुनने वाले लाल बहादुर शास्त्री एक अवामी शख्सियत के मालिक थे। वो 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में पैदा हुए और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर उन्होंने अपनी 62 साल जिंदगी में वो कारहाए नुमा अंजाम दिए हैं जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। वो हिंदुस्तान के दूसरे वजीर आजम थे। उनका मुद्दतकार 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक उनकी नागहानी मौत तक तकरीबन 18 महीने का है। इस दौरान उन्होंने बहुत से कारहाए नुमा अंजाम दिए। उन्हीं के दौर में पाकिस्तान से जंग छिड़ गई जिसमें उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उस जंग में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जबरदस्त शिकस्त दी और फतेह अपने नाम दर्ज की। उनकी नज़र में जवान और किसान ही किसी भी मुल्क की तरक्की के जामिन और उसकी ताकत होते हैं। उनके 45 साल सियासी सफरनामे में कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, यूपी असेंबली के रुकन, लोकसभा के मेंबर, रेलवे के वफाकी वजीर, वजीर तिजारत, वजीर दाखिला और आखिर में हिंदुस्तान के वजीर आजम तक का सफर काबिल जिक्र है। वाज़ेह रहे कि ताशकंद में पाकिस्तान के सदर अयूब खान के साथ जंग खत्म के करार पर दस्तखत करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में पुरअसरार हालात में उनकी मौत हुई। लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी से बहुत मुतासिर थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सादगी से गुजारी और उसे गरीबों की खिदमत में लगाया। आज़ादी की जंग में उन्होंने बहुत सी तहरीकों में हिस्सा लिया। इसकी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जंग आज़ादी में जिन तहरीकों में वे पेश थे उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन काबिल जिक्र है। उनकी सादगी, वतन से मोहब्बत और ईमानदारी के लिए उन्हें बाद अज़ मर्ग हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से सरफराज किया गया। हर शख्सियत अपना एक मुनफरिद मकाम रखती है और ऐसा ही मकाम हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब का भी था। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में वो कारहाए नुमाया अंजाम दिया जिसे रहती दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती। कहा जाता है कि हर दौर में अजीम रहनुमा पैदा हुए हैं और होते रहे हैं। जी हाँ, हमारी मुराद है हमारे हर दिल अज़ीज़ हमारे वज़ीर आज़म से। हमारे वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता 1 साल पहले एक तहरीक चलाई थी, एक तहरीक की बुनियाद डाली थी। वो तहरीक थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस तहरीक को पूरे 1 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसी की खुशी में गुज़श्ता दिनों विज्ञान भवन में एक प्रोग्राम का इनाक़ाद किया गया। इसमें बहुत सारे जो इस तहरीक से जुड़े हुए लोग थे वो तो मौजूद थे ही, साथ ही ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इंडिया को या यूँ कहिए कि हिंदुस्तान को और मज़ीद तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, मज़ीद तरक्कियों की जानिब गामज़न कर रहे हैं। ऐसे लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो लीजिए नाज़रीन, पेश है उस पर ये रिपोर्ट। तंदुरुस्त और खुशहाल ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश हम सब की होती है, लेकिन बीमार होने पर बेहतर इलाज और उस पर होने वाले अखराजात समाज के एक बड़े तबके के लिए परेशानी का सबब भी है। लोगों की इन्हीं परेशानियों को दूर कर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने की कामयाब कोशिश है आयुष्मान भारत। इसकी इब्तदा पर हमारे वज़ीर आज़म ने कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे इस सदियों पुराने संकल्प को इसी शताब्दी में हमें पूरा करना है और उसका आज एक बहुमूल्य आरंभ हो रहा है। चली 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 सेहत की हवा चली चली। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली
ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। 1 साल के कलील अरसे में हुकूमत ने बहुत कामयाबी हासिल की है। मामूली बुखार से लेकर जानलेवा बीमारियों के लिए माली इमदाद मिलने से बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। इस तहरीक का ही कमाल है कि लोगों को ये एहसास हो रहा है कि मुश्किल वक्त में भी हुकूमत उनके साथ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 1 साल मुकम्मल होने पर गुज़श्ता दिनों विज्ञान भवन में एक प्रोग्राम का इनाकाद किया गया, जिसमें हमारे वज़ीर आज़म ने 5 रुपए मूल्य की ये विशेष डाक टिकट रस्म इजरा की। साथ ही आयुष्मान भारत और आयुष्मान भारत स्टार्टअप ऐप का भी इजरा किया। एक सुनहरा मौका, भागीदारी विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के साथ लाए एक बदलाव 50 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के जीवन में। हैं 7 चुनौतियां, खोज रहे 7 समाधान। कम कीमत में उत्तम उपचार, अच्छी देखभाल हर बार। 50 करोड़ नागरिकों तक जाए आवाज। सुनिश्चित करनी है उपचार से पहले और बाद की देखभाल, और सुनिश्चित करना है व्यक्तिगत जानकारी का मान। बढ़े स्वास्थ्य कर्मियों का कौशल और क्षमता। रोकना है हाईटेक तकनीक से धोखा और फर्जीवाड़ा। 3 चरणों की कठिन परीक्षा पर बड़ा है सम्मान। बढ़े रोजगार, बढ़े आय और बढ़े मान। आयुष्मान भारत को मिले युवाओं का ज्ञान। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। जुड़िए और दीजिए अपना योगदान। बनाए भारत आयुष्मान। और यहाँ मौजूद आयुष्मान भारत से फैज़याब लोगों से बातचीत भी की। इस मौके पर यहाँ अलग अलग सूबों से आए हुए लोगों ने स्टॉल का एहतमाम किया था। वो वहाँ भी गए। हॉल में आने के बाद उनके सामने 1 साल के सफ़र को फिल्म के ज़रिए उनके सामने दिखाया गया। मैं भारत हूँ। मैं सदियों से इंतजार में था कि कब मैं बनूंगा आयुष्मान भारत। मोदी सरकार ने लक्ष्य लिया और जन्म हुआ आयुष्मान भारत पीएम जय का। साल हुआ है एक, हुए आयुष्मान अनेक। जानते हैं कैसे हुआ काम ये नेक। गांधी जी के सपने को देनी थी उड़ान। दीनदयाल जी के भी थे ऐसे ही अरमान। सदियों पुराने सपनों में फूंकने को प्राण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगा दी मेहनत जी जान। भारत को तब मिला स्वास्थ्य का वरदान। हर भारतीय आयुष्मान लिया था ठान। पर राह नहीं थी इतनी आसान। राज्य और जिला स्तर पर संस्थाओं का रखा गया प्रावधान। तकनीकी का किया इस्तेमाल, जिससे हटा कागजी कार्रवाई का जंजाल। लाभार्थियों की कर पहचान, अस्पतालों का किया जुड़ना आसान। अस्पतालों में भर्ती से लेकर अस्पतालों का सुनिश्चित भुगतान। बस हुए महीने 5 और हुई थी तैयारी खूब। गाइडलाइंस और कॉल सेंटर का तय हुआ प्रारूप। 15 अगस्त 18 लाल किले से हुआ शंखनाद। 33 राज्य आए साथ, ऐसा था आगाज। 23 सितंबर 18 शुरू हुआ अभियान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमारे सदियों पुराने संकल्प को इसी शताब्दी में हमें पूरा करना है।
और उसका आज एक बहुमूल्य आरंभ हो रहा है। करिश्मा के जीवन में बन के आया वरदान, ये बेटी बनी पहली आयुष्मान। दिन बदले जनमानुष के, आरोग्य का वरदान मिला। मैं अपनी बच्ची का इलाज कराने आई हूँ, उसको बॉन्टी भी हुआ है। मेरे सीने में दर्द हुआ था जी, मेरे घर वाला मेरा उस दिन पानी जा रहा था और वो तार हट गया और लगाने लग गए, फेंक दे। મારી બેબી છે, 9 મહિના પહેલા અમને ખબર પડી કે મારા હસબન્ડને ઓરલ કેન્સર છે। और मेरे पास ये मान लो मेरे पास रुपए बिल्कुल नहीं थे। बाप भी गया जी, मैं भी चली जाती, क्या रहता जी। प्राइवेट से दिखा दी, बोला 8 लाख रुपया लग जाएगा सर्जरी कराने के लिए। ऐसा लग रहा था कि अगर होते तो कोई तकलीफ ना होती। બહુ મુશ્કેલ હોય છે વસ્તુ। કાર્ડ નો હોત તો અમારી પાસે એટલી ઓલી હતી જ ને કેપેસિટી નહોતી કે અમે मोदी के वजह भी जी बैठी मैं अपने बच्चों में। वो तो आयुष्मान का शुक्रिया है जो मेरी बेटी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। अब तो हंसता भी है, खाता भी है, खेलता भी है। 1 वर्ष ये आयुष्मान का, ये तो बस शुरुआत है। स्वस्थ भारत से सशक्त भारत, मन में ये विश्वास है। भारत के मन में विश्वास है, जन मन में विश्वास है। साल 1 आयुष्मान अनेक। आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो। आखिर में उन्होंने अपने खिताब के जरिए आवाम को पैगाम दिया। देश भर के गरीब 46 लाख गरीब परिवारों को बीमारी की निराशा से स्वस्थ जीवन की आशा जगाना, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। इस 1 वर्ष में अगर किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, थोड़ी देर पहले ऐसे ही कुछ लाभार्थियों से मुझे बात करने का अवसर मिला। बीते 1 वर्ष में यहां तक कि चुनाव के दौरान भी मैंने देश भर में ऐसे तमाम साथियों से संवाद करने का लगातार प्रयास किया है। उनसे बातचीत करने पर ही आपको अनुभव होता है कि आयुष्मान भारत, पीएम जय गरीबों के जीवन में क्या परिवर्तन ला रही है। वाज़ह रहे कि इस जश्न का आगाज 30 सितंबर को डॉक्टर हर्षवर्धन ने विज्ञान भवन में किया था। इस मौके पर उन्होंने कहा था, The scheme is for 135 crore Indians, and these Indians live in remotest of places where everywhere you don't have private hospitals, but there is a government facility everywhere, even in the aspirational districts also, and the government's scheme is to create the new medical infrastructure in those aspirational districts and other places. So everybody in this country has to have access to a good hospital, whether it is a government hospital or a private hospital. So the idea of getting the government hospitals out of Ayushman is, I would say, absolutely absurd and worth rejecting at the outset, instant rejection of that idea, because there is no logic or no, I would say, application of the real quality mind into that idea. वहीं मौजूद अलग अलग सूबों से आए हुए लोगों ने भी अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपने काम को वहां आए हुए दूसरे लोगों के सामने पेश किया। मेरा नाम नौरीन है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ और मैं स्टेट हेल्थ एजेंसी जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारा सबसे डिफ़िकल्ट जो इशू है वो है क्लाइमेटिक चेंज, क्योंकि वी आर डेमोग्राफिकली डिफरेंट। तो बट
जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हेल्थ एजेंसी ने ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी विलेज एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम हर जगह पहुँचे। मेरा नाम ऋषभ गुप्ता है। तो हम लोग एक ड्रोन डिलीवरी कंपनी है जो दूर दराज के एरियाज़ में मेडिकल सप्लाईज़ और जैसे आपके खून, पोलियो वैक्सीन्स और स्नेक एंटीवेनम की डिलीवरी करते हैं। और जैसे हमने देखा है कि इंडिया की हेल्थ सप्लाई चेन में थोड़े क्रिटिकल इश्यूज़ हैं। या तो हेल्थ केयर सेंटर्स खूब सारा स्टॉक रखते हैं और स्टॉक एक्सपायर हो जाता है, या कुछ भी स्टॉक नहीं होता है और जैसे पेशेंट्स आते हैं तो बेसिकली वो हेल्थ केयर सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाते। सो इस सिस्टम में बैलेंस लाने के लिए ड्रोन से डिलीवरी करने का काम हम लोग करते हैं। इंडिया में बेसिकली WHO के हिसाब से 2016 में भी 5 वुमेन एवरी आवर की मृत्यु हो रही थी, क्योंकि पोस्टमार्टम हेमरेजिंग जो कॉम्प्लिकेशन होता है चाइल्ड बर्थ के समय, उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा इमीडिएटली चाहिए रहता है। तो हम लोग स्पेसिफिकली इमरजेंसी हेल्थ केयर और रूटीन हेल्थ केयर में फोकस करते हैं, जहाँ पे आपको ब्लड, एंटीवेनम, डिफिब्रिलेटर्स, कार्डियक अरेस्ट और बाकी इमरजेंसी मेडिसिन की ज़रूरत जब पड़ती है इमीडिएटली, तब हम लोग उससे ड्रोन से डिलीवर करते हैं। डॉक्सपर एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जो कि सिर्फ पेन और पेपर बेसिस पे ही बनी है। टेक्नोलॉजी पेन में भी है, पेपर में भी है, बट ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिसकी है इंडिया में, स्पेसिफिकली डिजिटल हेल्थ प्रमोट करने के लिए। वन ऑफ द रीजंस जहाँ पे आज के डेट में कंट्री इतनी बड़ी है और हमारे यहाँ हेल्थ केयर डेटा रिसर्च वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो डेटा कंप्यूटर में सिस्टम में एंटर नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो जिसे कहते हैं आज की डेट में, जितने डॉक्टर्स इंडिया में हैं उससे कम से कम उतने ही डॉक्टर्स हमें और चाहिए ताकि हम सही तरह से पेशेंट्स का इलाज कर सकें। और आज की डेट में क्योंकि वो नहीं है और एवरेज कंसल्टेशन टाइम कहते हैं इंडिया में 2 मिनट के आसपास है, तो या तो डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर सकता है या फिर चीज़ें कंप्यूटर में एंटर कर सकता है, दोनों साथ में नहीं कर सकता। तो उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें रह जाती हैं जो सिस्टम में जा नहीं पाती हैं। और डिजिटल हेल्थ आप देखेंगे दुनिया में हर जगह इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे हेल्थ सिस्टम की जो बेसिक वर्कर है वो सहिया है। तो सहिया, जितनी सहिया हमारे यहाँ हैं, सब सहियाओं को हम लोगों ने ये बता दिया इस कार्यक्रम के बारे में विभिन्न ट्रेनिंग सेशंस के द्वारा। और वो सहिया किसी भी कार्यक्रम के लिए घर घर जाती हैं, तो इस कार्यक्रम के बारे में अवश्य बताती है लोगों को कि आयुष्मान भारत योजना क्या है और आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम जो गोल्डन कार्ड बनवाने की व्यवस्था है, तो आपको ये जान के खुशी होगी कि शुरू में तो जो व्यक्ति को इलाज कराना रहता तो वह बनवाते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने इस बार ऐसी योजना बनाई है कि जितने लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं, जितने परिवार हैं, क्योंकि 57 लाख परिवार हैं, सभी परिवारों का गोल्डन कार्ड बनेगा, जिसमें से 50% से अधिक लोगों का कार्ड बन चुका है और ये कार्ड बनने की प्रक्रिया अभी चल रही है। असम में आयुष्मान भारत बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा टोटल बेनिफिशियरी फैमिलीज़ है, लगभग 27 लाख फैमिलीज़ असम में है। उसमें से अब तक 75,000 से भी ज़्यादा बेनिफिशियरी को ये स्कीम का सुविधा मिला है। गुजरात में आयुष्मान भारत को 1 साल हो गया और गुजरात आज आयुष्मान भारत की अगर बात करें तो 5 जो उसके इंडिकेटर है, 5 इंडिकेटर में से 4 इंडिकेटर में गुजरात फर्स्ट नंबर के ऊपर है। और इस तरह से गुजरात मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो गुजरात में बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसका मेन रीज़न है अवेयरनेस काफ़ी हमने फैलाई है, अलग अलग तरीके से हमने अवेयरनेस की है। जैसे हमने आरोग्य रथ निकाला है, किचन्स देते हैं हम काफ़ी सारे लोगों को, जिससे लोग बेनिफिशरी भी अवेयर होता है, बाकी लोग भी अवेयर होता है। यहाँ कॉफ़ी मग भी देते हैं हम लोगों को, टी शर्ट देते हैं। हमारे जितने भी आरोग्य मित्र हैं वो टी शर्ट पहन के बैठते हैं, जिससे अगर हॉस्पिटल में कोई आता है तो उसको पता चलता है कि ये स्कीम भी है, अगर मैं इसका बेनिफिशियरी हूँ तो मैं इसका बेनिफिट ले सकता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, हमारे रहबर जो होते हैं, हमारे रहनुमा जो होते हैं, वो सिर्फ हमें राह दिखाते हैं। उन राह पर चलकर कामयाबी को चूमना हमारा काम होता है, हमारा मकसद होता है। ऐसे ही हमारे रहनुमा, हमारे राहबर जो हैं वो हैं हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब। उन्होंने जितनी भी राहें हमें दिखाई हैं, उन राह पर हम चलते हुए कामयाबी की, कहते हैं कामयाबियों की सीढ़ियों को हम सर करते जा रहे हैं। हर कामयाबी को कदम दर कदम हम सर करते जा रहे हैं और ऐसी ही कामयाबियां हमें मिलती रहे। हमारे रहबर से हमें यही उम्मीद होती है कि वो हमें बेहतर से बेहतर रास्ता बताएं, हमें बेहतर से बेहतर रास्तों पर चलने की तहरीक हमारे अंदर पैदा करें।
आपने देखा कि वहाँ हर सूबे के लोग मौजूद थे और वो अपने सूबे की भलाई के लिए, फलाह व बहबूद के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और किस तरह से हिंदुस्तान को नई बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये आप लोगों ने बखूबी देखा और समझा भी। तो नाज़रीन, हम तो नहीं चाहते कि आपसे हम विदा लें या अपने प्रोग्राम को यहीं इख्तिताम तक पहुँचाएँ, मगर क्या करें, वक्त किसी का नहीं होता और देखिए वक्त हमें इजाज़त नहीं देता कि हम अपने सफ़र को और आगे बढ़ाएं। लेकिन जाने से पहले हम आपको ये भी बताते चले कि आप हमें अपने टीवी सेट पर ही नहीं देख सकते, बल्कि इसके अलावा भी आप हमें देख सकते हैं और अपनी बात भी हम तक पहुँचा सकते हैं, रख सकते हैं। बराह रास्त आप हमसे कह भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं और वो प्लेटफॉर्म्स है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह। तो नाज़रीन, इसके अलावा अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं, पर्सनली हम तक कुछ बात पहुंचाना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेल करना होगा और मेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com ddurdufeedback@gmail.com। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे अगली कड़ी में कुछ और मंज़र और उसके पस मंज़र के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।